आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 सामाजिक और राजनीतिक जीवन चैप्टर 1 विविधता की समझ। अपनी कक्षा में चारों ओर नज़र दौड़ाइए। क्या कोई साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो या दिखता हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। और वे कौन कौन मामले हैं चले जानते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये विभिन्नताएं, ये अंतर हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि किन विभिन्नताओं के कारण भारत में विविधता है। तो लिख सकते हैं आप लोग, निम्न कारणों से भारत में विविधताएं होती है। अब लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ के अलग अलग धर्म, उन लोगों का रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि अलग अलग होते हैं। इसी कारण भारत में विविधता पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? जितना भी क्वेश्चन है सबका जानकारी इसी चैप्टर में आपको आगे मिलेगा। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना, ये जानकारी प्राप्त करें हम लोग। क्या सभी तरह की विभिन्नताएं विविधता के ही एक भाग होती है? नहीं, आगे बताएंगे। चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। आगे देखिए, पहले एक चीजें देख ली, तीनों बच्चा लोग को देख लीजिए। चित्र देख रहे हैं, इसमें क्या दिख रहा है आपको? जितना भी कलाकार बनाया होगा जो सब क्या होगा, अलग अलग तरीके से बनाया, रंग रूप आकार सब अलग बनाया है। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्सों में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य तीनों चीज जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, अलग हो। जैसे कि ये तीनों चित्र में आपस में दूसरे से नहीं मिलते, बता चुके हैं, तीनों से अलग अलग दिखता है। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, एक कला होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नताएं आती हैं, जिस प्रकार हमारी चित्रकारी में अंतर आता है, उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भी भिन्नताएं, अंतर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए बच्चे लोग कर लीजिएगा आप लोग। अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दे। इसे बच्चे स्वयं करें, हम हिंस देते हैं आप लोग को। बाहर जाते समय मैं डैश क्या पढ़ना पसंद करता हूँ, भर लीजिएगा अपने अनुसार। मैं घर में किसमें बात करते हैं उसे लिख दीजिएगा। मेरा पसंदीदा खेल, आपका पसंदीदा खेल लिख दीजिएगा। मुझे कौन सी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, ये भी लिखते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, इसको छात्र स्वयं करें। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों का जवाब एक जैसे हैं। जो जवाब आपको लिखिएगा, जो बताएं आप लोगों को कि आपको कौन सा, बाहर जाने से कौन सा आप पढ़ना पसंद करते हैं, कौन सा ड्रेस, आप घर में किस भाषा में बात करते हैं, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, आपको कैसी किताबें पढ़ना पसंद है, इस सब को भरिएगा और देखिएगा कि आप में से कितने साथियों के जवाब
एक जैसे हैं? क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती, मतलब सेम जो आपने लिखा दूसरा बच्चा वही लिख के ले लाया स्कूल में आपका? शायद ऐसा नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे, लेकिन एक नहीं हो सकता है। कितने साथियों को आपके जैसे किताब पढ़ना पसंद है, ये भी देखिए आप लोग कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी स्टूडेंट कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं, ये भी जानना महत्वपूर्ण है। इनसे अब तक आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह, बहुत सारे मामलों में आप अपने साथियों की तरह सोचते हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? क्या आप ऐसे इंसान से दोस्ती कर सकते हैं जो आपसे भिन्न में से उसका रहन सहन, शिक्षित में, धर्म में बिल्कुल आपसे अलग है? आगे पढ़ते हैं। नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। चलिए पढ़ते हैं। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि एक फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद मतलब होता है जगह, कोई सिटी, कोई शहर, कोई गांव, उसको जनपद बोला जाता है। जनपद की भीड़ भाड़ कोई जगह है जनपद, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है वहाँ पर, वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। वे कोई बच्चा होगा जो अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते मेरे पीछे भागता। वो जो बच्चा था जनपद के भीड़ भाड़ में अखबार बेचता था वो, और एक बच्चा साइकिल से उधर पार हो रहा था तो उसको अंग्रेजी अखबार लहराते हुए भाग रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उसका मन में ऐसा विचार हो गया था कि ये बच्चा पढ़ा लिखा है, ये बच्चा अंग्रेजी जानता होगा, इसीलिए उसको अंग्रेजी अखबार उठा के लहराता था। आगे पढ़ते हैं, क्या जवाब मिलता है हम लोग को है। उन दिनों की सुर्खियों मतलब होता है न्यूज, जो प्रेजेंट में चल रहा है। सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहा था। जो बच्चा अखबार बेच रहा था वो टूटे फूटे वर्ड में जो करंट में जो न्यूज चल रहा है उसको बोलता था वो। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका, इस बार वो पटरी के सहारे रुका और मैंने उसे हिंदी का अखबार मांगा और उसने हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि बच्चा सोचता था ये जो साइकिल से आ रहे हैं महानुभाव, ये बहुत पढ़े लिखे शिक्षित होंगे, ये हिंदी नहीं जानते होंगे। ऐसा लगा उसको, मन में धारणा बना लिया था बच्चा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रुकते के साथ वो बच्चा बोला कि दुखते साथ बोला कि वो हिंदी का अखबार मुझे चाहिए। तो मुंह खुला का खुला रह जाता उस बच्चा का। उसने पूछा मतलब आपको हिंदी आती है? वो जो अखबार बेचा बच्चा वो साइकिल वाला से बोला मतलब आपको हिंदी आती है? तो वो बच्चा बोलता है, साइकिल वाला बच्चा बोलता है बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। जो दूसरा बच्चा था अखबार के पैसे देते हुए बोला हाँ बिल्कुल मुझे हिंदी आती है। क्यों? तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज। वह रुका और बोला, बच्चा बोला, बखर बच्चे वाला, आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, साइकिल वाला बच्चा बोला, वह बोला मतलब कि आप हिंदी पढ़ सकते हो? तो बच्चा बोलता है साइकिल वाला, हाँ बिल्कुल। ये अखबार वाला बच्चा, ये साइकिल वाला बच्चा है। हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते ही बोला,
मैं हिंदी बोल सकता हूँ। वो बच्चा बोला, साइकिल वाला बच्चा बोला कि मैं हिंदी पढ़ भी सकता हूँ और हिंदी बोल भी सकता हूँ और हिंदी लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। वो बच्चा बोला कि मैं दूसरे सब्जेक्ट के साथ ही साथ मैंने हिंदी विषय भी पढ़ी, इसलिए मुझे हिंदी पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता और बोलना भी आता है। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट, ये नया चीज आ गया। सब उसने पूछा, अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। साइकिल वाले बच्चे सोचने लगा, ये बच्चा तो कभी स्कूल जाता है तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा। इसके अंदर धारणा आ गया, जैसे उस बच्चा में धारणा आया था कि ये साइकिल सार है, बहुत पढ़ा लिखा होगा, देखते लग रहा था अंग्रेज होगा ही, इसीलिए उसको अंग्रेजी अखबार भेजता था। अब उसके मन में आया कि हम सब्जेक्ट तो बोल दिए, लेकिन ये अखबार बेचने लोग क्या जाने जो कभी स्कूल नहीं गया है। उसको मैं क्या समझाता सब्जेक्ट क्या होता है, वह कुछ होता है। मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती हरी हो गई, बत्ती हरी हो गई और बच्चा जाएगा अब साइकिल वाला, और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। वो बच्चा बिना सब्जेक्ट का मतलब बताए वो आगे बढ़ गया। अगले दिन वह फिर से वहां पर था, अगले दिन फिर से वह ट्रैफिक पास रुका था। वह मुस्कुरा रहा था, वह हंस रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा। फिर से बच्चा पहुंच गया, अब जान गया कि हिंदी न्यूज पढ़ता है, तो हिंदी अखबार दिया। मुस्कुराते हुए बोला, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। बच्चा पूछने लगा, ये सब्जेक्ट क्या होता है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। जो अखबार बेचने जो बच्चा था उसको अंग्रेजी के शब्द था सब्जेक्ट, वो बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है पर्जा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। उस सब्जेक्ट के मतलब समझ गया कि पर्जा के बारे में बात है, लेकिन ऐसा नहीं था। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। जो दूसरा बच्चा था जिसको न्यूज़ दिया, साइकिल में जो आ रहा था, वो बच्चा बोला, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो। साइकिल वाला बच्चा बोला अखफा वाले से, क्या तुम कभी स्कूल गए हो। तो बच्चा बोला, कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते उसने गर्व से कहा कि मैं जब इतना ऊंचा था, हाथ से बताया वो, कि जब मैं इतना ऊंचा था तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया। उसने मेरी साइकिल के गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। साइकिल जहाँ बैठता था सीट, उसको हाथ से बताया कि वहाँ उतने बड़े हम जब थे तभी से हम अखबार बेचना शुरू कर दिए थे। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। वो बोला, दूसरा बच्चा बोला साइकिल वाला, अब तुम्हारी माँ कहाँ है। मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। वो बच्चा साइकिल वाला बच्चा चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं चिल्लाते हुए सुना। वो बच्चा जो था अखबार वाला बोला कि वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में और कुछ बोल रहा। उसके साथ बोला वो कि माँ मेरठ में है और उसके साथ कुछ बोलना चाहा, लेकिन वहां तक आवाज नहीं पहुंच पाया। ट्रैफिक के शोरगुल में कहीं आवाज डूब गया, क्या पता नहीं चला। वो बोला, मेरा नाम समीर है। वो बोला कि मेरा नाम समीर है। उसने अगले दिन कहा कि मेरा नाम समीर है और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम, अखबार वाले बच्चा बोला कि मेरा नाम समीर है, शर्माते हुए बोला। फिर मेरा नाम पूछा, उसका नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। तो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है
थी कि मेरी साइकिल डगमगाई, मेरा नाम भी समीर है। मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी, अजीब से चमक उठ गया। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है? तो बच्चा बोला हाँ। हवा, पवन। तो बच्चा बोला और पनपुत्र कौन है जानते हो? तो बोला हाँ, हनुमान। आगे देखिए। तो अब से आप समीर एक और समीर दो, समीर एक और समीर दो, समीर एक यहाँ बात हो रहा है अखबार बेचने वाला का, और समीर दो यहाँ पे बात हो रहा है अखबार खरीदने वाला का। इस प्रकार बोल सकते हैं अखबार बेचने वाला समीर एक है, और जो साइकिल से जा रहा उसको समीर दो बोल सकते हैं आप लोग समझने के लिए। तब तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने उसने खूब खुश होकर उससे कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया, हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। पतला दुबला था बच्चा वो, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। कौन बोल रहा था? समीर दो। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। अगले दिन वो देखा कि अखबार समीर एक कि चेहरे पे मुस्कान नहीं था। जो मुस्कान पहले था वैसा मुस्कान उसके पास ही मौजूद नहीं था। मेरठ में बड़ी गड़बड़ी हो गई या गड़बड़ हो गई, उसने कहा। कौन बोला? समीर एक। वह वहां दंगों में बहुत से लोग मारे गए। वो बोला कि वहां दंगे जो हुआ, राइट जो हुआ, वहां बहुत सारे लोग मारे गए। मैंने मुख अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था, मैं मुस्लिम समीर हूँ। समीर एक बोला कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। वो बोल पड़ा न्यूज बेचने वाला, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसकी नज़र ऊपर नहीं उठाई। कुछ क्वेश्चन उसको बात करते हैं पहले हम लोग। क्वेश्चन है कि समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर लिखिए। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर लिखिए। देखिए पहला अंतर क्या होगा? समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती थी, और वही समीर दो हिंदी बोलता है। समीर एक हिंदू है, समीर एक हिंदू है, और वही समीर दो मुसलमान है। समीर एक जो साइकिल में जा रहा था, और समीर दो जो न्यूज पेपर बेच रहा था। समीर दो मुसलमान है। समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, वह अखबार बेचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? अगला क्वेश्चन है, क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? जवाब सुन लीजिए इसका क्या होगा। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? दोनों की भाषाएं अलग थी, फिर भी दोनों ने एक दूसरे से बात की। क्यों? क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। दोनों की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां अलग थी, फिर भी दोनों ने दोस्ती की, क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे, क्योंकि वे धर्म, मजहब, सांस्कृतिक रहन सहन नहीं देखते थे। इस प्रकार ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से
नहीं रोक पाए। आगे बढ़ते हम लोग हैं नेक्स्ट, देखते आगे फिर क्या होता है। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। अगले दिन जो समीर जो था अखबार बेचने वाला, वह चौराहे पर नहीं था। ना उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं पता, बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। कहानी यहीं से खत्म होता है। अब कुछ इसके बारे में हम लोग विश्लेषण की बात करते हैं कहानी से। जहां समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर दो हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग थी। समीर एक तो अंग्रेजी बोलता था और समीर दो हिंदी बोलता, दोनों की भाषा अलग अलग हो गया, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, कोशिश किया, क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था, ना कि भाषा में अंतर। समीर एक और समीर दो की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग, दोनों का धर्म और जो कल्चर था, उन लोग का बैकग्राउंड, कल्चर बैकग्राउंड बहुत अलग था दोनों का। जहां समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। खान पान, लोगों के खान पान से, कैसे खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते, लोग धर्म का है, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, इन सभी में अंतर से विविधताएं बनती है, विविधता बनती है, डाइवर्सिटी बनती है। आगे बात करते हैं। अपनी विविध धार्मिक, अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई मामलों में एक दूसरे से अलग थे। उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर एक और समीर दो मनाते हैं। उन त्योहारों की, उन फेस्टिवल की सूची बनाना है आपको। हो सकता है कि समीर एक और समीर दो मनाते हों। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन त्योहार दोनों साथ मनाते होंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा आप लोग के लिए, उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर एक और समीर दो मनाते हैं। देखिए समीर एक क्या बनाएगा, हिंदू है तो होली, दीपावली, दुर्गा पूजा, दशहरा, रक्षाबंधन आदि। उसी प्रकार समीर दो मुसलमान तो क्या बनाएगा, ईद बनाएगा, मुहर्रम बनाएगा, बकरीद बनाएगा, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन बनाएगा, इत्यादि बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति, क्या आप ऐसी किसी सिचुएशन के बारे में सोच सकती हैं या सोच सकते हैं जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग हो। इसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। इसको छात्र लोग, आप लोग स्वयं कीजिए। कुछ हिंट देता हूँ, आप किसी ऐसे किसी व्यक्ति से दोस्ती किए जिसका धर्म अलग था, उसका भाषा अलग था, बोलने का रहन सहन अलग था। उसके बारे में कहानी आप लोग बनाइए, किस प्रकार मिले, किस तरह आगे बढ़े, आप उसके बारे में बताइए, कहानी बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। यहाँ क्लियर हो गया कि समीर एक कौन है, साइकिल वाला, और समीर दो कौन हो जाएगा, अखबार बेचने वाला।
समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। समीर दो तो अखबार बेचता था, वो बहुत छोटे से हुआ चीज में लग गया था, उसको स्कूल जाने का भी मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाकों में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब है और जिनकी भोजन घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती है। यह अंतर उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। ये सबसे अलग है। यह विविधता का रूप नहीं है, यह विविधता का रूप नहीं है। इसको बोलते हैं गैर बराबरी। इक्वलिटी बोल सकते हैं, असमानता बोल सकते हैं। गैर बराबरी का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही जमीन है या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। कुछ लोग के पास ना तो अवसर है, ना कोई अपॉर्चुनिटी है, ना ही उनके पास ज़मीन है और ना ही उनके पास पैसे हैं। तो इन सभी में अंतर को हम लोग विविधता नहीं बोल सकते, इन सभी को हम लोग बोल सकते हैं गैर बराबरी या असमानता बोल सकते हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। जाति व्यवस्था जो है असमानता का एक और उदाहरण है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अभी तो बहुत बदल गया। पहले क्या था कि आप जिस जाति में जन्म लिए हैं आपको उसी का काम करना होता था। आप अगर पंडित ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए हैं तो आपका काम पूजा पाठ ही कहना, आप लोग धार्मिक अनुष्ठान ही आपको कहना होगा। अगर आप ग्वाला से घर में जन्म किया तो ग्वाला वाला भी काम करना पड़ेगा। माने आपको जिस जाति में आप जन्म लिए हैं आपको उसी जाति से काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन अभी वैसा नहीं है, पहले ऐसा था। आगे पढ़ते हैं। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था, क्या था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस तरह का काम करते हैं उसका अलग से जाति बना दिया और उसका वंश जो आने वाला पीढ़ी उसी काम को कर सकता है, कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण देने से पहले कुछ क्वेश्चन मिल गया, उसको कर लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन क्या बोलता है, समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते? इस पर चर्चा करें। क्वेश्चन क्या था, समीर दो जो अखबार बेचता था स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते? इस पर चर्चा की। आंसर होगा समीर दो गरीब होने के कारण स्कूल नहीं जा पाता था। पहला कैसे मिल गया आप लोग को कि समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था। आंसर होगा समीर दो गरीब होने के कारण स्कूल नहीं जा पाता था, इसलिए वह छोटी उम्र में ही अखबार बेचने का काम करने लगा। वह स्कूल जाना चाहता तो भी नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि उसके पास अवसर नहीं थे, संसाधन नहीं थे। फिर बात आता है कि क्या यह बात सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते? हाँ, यह बात सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ बच्चे स्कूल
नहीं जा पाते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। उदाहरण दिए आप लोग का जाति व्यवस्था के बारे में। उदाहरण देखिए आप लोग कि अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए या हो गए तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है और बस आप वही बन सकते हो या बन सकती है। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता। अपना जो पेशा, अपना जो प्रोफेशन है वो नहीं बदल सकता है। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझता था। अगर आप कुम्हार जाति के हैं तो पंडित ब्राह्मण से काम नहीं कर सकते हैं। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। विविधता जो है हमारे लाइफ को किस प्रकार समृद्ध करती है, चलिए बात करते हैं। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपको भी सहेलियां होगी, फ्रेंड्स होंगे जो आपसे बहुत अलग होंगे। आपको शायद उनके घर में अलग तरह से खाना खाया होगा, उसके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूची बनाइए कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों, प्रांत मतलब स्टेट, कोई जगह को, क्षेत्र को प्रांत बोलते थे, प्रोविंस, प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए हैं। तो इसका आंसर सुन लीजिए आप लोग। जैसे हो गया कढ़ी चावल हो गया, छोले भटूरे हो गया, इडली सांभर हो गया, डोसा हो गया, मक्का की रोटी, सरसों का साग, ढोकला, खांडवी, बड़ा सांभर, चिकन बिरयानी इत्यादि। ये सभी क्या है, अलग अलग जो क्या है, व्यंजक है जिसको लोग खाते हैं, व्यंजन है लोग खाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके आप कुछ शब्द भी जानते, इसके छाछ स्वयं करें। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं एवं मृतों भूतों की कहानियां पसंद होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवर, बहुत तरह के जानवर, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। आप लोग खुद कहानी बना सकते थे या बनाते भी होंगे आप लोग। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोत, जैसे कहाँ स्रोत इकट्ठा करते हैं, कोई किताबों से, वास्तविक जीवन से और कल्पना, इमेजिन से कुछ सोच के वो लोग कहानी बनाते थे। जो लोग भी कहानी बनाते हैं या लिखते हैं उनका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, तो किताबें हैं, कोई रियल जीवन है, वास्तविक जीवन है, या कोई इमेजिन कर लिया उससे बना ला कहानी। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे, उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। उसी के अनुसार रहन सहन सीख लिया, उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर कहानी लिख दिया। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों की कहानी लिख दिया, वृत्तांत लिख दिया। उस वृत्तांत में प्यार और सम्मान के किस्से लिखे, अपने बचपन की यादें में गोते लगाएं, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस के कहानी। इसमें सिंपल बात हो रहा है कि आप कोई कहानी जो किस प्रकार लिख सकते हैं।
कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी है, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों की ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े। ध्यान सुनिए आप लोग, कल इमेजिन करिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां केवल 2 ही रंग के कपड़े पहन जाते, लाल या सफ़ेद। एक तरह का खाना शायद आलू हो सकता है, एक तरह खाना खाते हो आलू बता दिए। समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी पालते हो, हिरण और कौवा। केवल सांप सीढ़ी खेल खेलते हो, उससे उससे लोग का मनोरंजन होता हो। तो ऐसी जगह रह के वह कहानी लिख पाएंगे, कैसे कहानी लिख पाएंगे? उस जहाँ पर जो ऐसा रहन सहन रहता है, ऐसा वहाँ के इन्वायरमेंट होता है, उसी के अनुसार लेखक कहानी को लिखता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात, अच्छा टॉपिक है ये, भारत में विविधता। भारत में विविधता किस प्रकार? देखिए, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार से खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह का काम कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, भारत के लोग विभिन्न तरीकों से नीचे लिखे काम को करते हैं। उनमें से एक तरीका आपको बता दिया गया है, 2 और तरीके लिखिए। देखिए, पहला तरीका प्रार्थना करना या इबादत करना। तो पहला आपको बता दिया था कि भक्ति गीत गाना। दूसरा क्या हो सकता है? आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान की मूर्ति के आगे प्रार्थना करना। फिर क्या और लोग क्या कर सकते हैं कि एक बड़े स्थान पर पंक्तियों में मौलवियों के निर्देशानुसार इबादत करना। पहला क्या बताएं? भक्ति गीत गाना। दूसरे लोग क्या करते हैं कि आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान की मूर्ति के आगे प्रार्थना करना। दूसरे लोग क्या करते हैं कि एक बड़े स्थान पर पंक्तियां में मौलवी के निर्देशानुसार इबादत करता है या प्रार्थना करता है। फिर है शादी करना। तो शादी एक बता दिया था, अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना। और तरीका क्या शादी हो सकता है कि रिश्तेदार दोस्त की उपस्थिति में बरमाला पहनाकर अग्नि के चारों ओर फेरा लगाना, ये भी शादी तरीका है। और क्या हो सकता है? निगाह करना, जिसमें क्या होता है कि मौलवी के पूछने पर सभी रिश्तेदार या दोस्त लोग लड़की तथा लड़की द्वारा स्वीकृति दी जाती है, कबूल है कबूल है, इस तरह। फिर अगला पॉइंट है कि विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना। विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, चलिए एक आपको बता दिया है बुक में कि मणिपुर में औरतों का फनेक पहनना। फनेक एक तरह का वस्त्र है जो पहनते हैं। तो सर क्या हो सकता है? पश्चिम बंगाल देखिएगा आप लोग कि पश्चिम बंगाल ने महिलाओं की साड़ी पहनना, वहाँ अलग कला उन लोग का है। फिर देखिए, पंजाब में स्त्रियों का सलवार कमीज पहनना भी अलग तरह का होता है, अंतर है, विविधता है। अभिवादन करना, देखिएगा आपको दिया हुआ है, झारखंड के आदिवासियों की दूसरे क्या करना, जोहार करना होता है। और क्या हो सकता है, वो लोग कैसे करते हैं? पंजाब में सिखों का संत श्री अकाल कहना। पंजाब में लोग क्या करते हैं? सिखों का संत श्री अकाल कहना। फिर आप लोग क्या करते हैं? दिल्ली में लोग क्या करते हैं? हाथ जोड़कर नमस्ते। कई बार अंतर है, विविधता है। फिर देखिए, चावल पकाने को दिया होगा बुक में कि मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाना। और क्या हो सकता है कि पानी में चावल डालकर उबालना, ये भी एक तरह का चावल पकाना हो गया। फिर लोग क्या अलग कर सकते हैं इसमें कि नींबू वाले चावल पकाना, साथ में थोड़ी सी दाल तेल में छौंक लगा देना, इसे वो चावल पकाना हो जाएगा। इस पर क्या देखिए, हम लोग अलग अलग जगह में लोग काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन उनमें अंतर पता साफ नजर आ रहा है। आगे बात करते हैं। लेकिन हमारे करने के तरीके अलग हैं।
हम विविधता को कैसे समझें? आखिर हम विविधता तो कैसे समझ सकते हैं? चलिए बात करते हैं। करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, जब 200 वर्ष पहले की बात देखिए, रेल नहीं था, न ही हवाई जहाज था, बस था, न ही कार था, ये सब हमारे जीवन का पार्ट नहीं थे। आज है, तब भी लोग संसार के एक दूसरे भाग से यात्रा करते थे या एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, अक्सर यात्राएं किस लिए होता था? बसने के लिए या खेती करने के लिए या जमीन की तलाश में या व्यापार के लिए क्या थे। यात्राएं पहले क्यों करते थे? खेती करने के लिए, कहीं रहने के लिए, नया जमीन ढूंढने के लिए या व्यापार करने के लिए लोग यात्राएं करते थे। चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था क्योंकि उसमें साधन नहीं था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक रुक जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध वार के कारण अपना घर छोड़ के दूसरे जगह चले जाते थे। ये देखिए, लोग जब नई जगहों में बसना शुरू करने लगे तो उनसे उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कोई स्थान ए स्थान पे है, वो जाके बी स्थान में गया तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, खान पान सीख गया। कुछ चीज़ें वे नई जगह के अपना लेते थे और कुछ चीज़ें वे पुरानी ढारों पर ही चलते रहते थे। कुछ चीज़ें जो था वो पहले जो करते वही चीज़ करते थे और नया चीज़ थे जहाँ वो रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण मिक्स होता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था। पहले का जो लोग कल्चर था और जो नया जगह वहाँ का जो कल्चर था, दोनों में आदान प्रदान। कुछ चीज़ें यहाँ का अपना लिया और कुछ चीज़ें वहाँ का अपना रहा है, आदान प्रदान हो गया। धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती गई भारत में। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह अलग अलग सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में अपना योगदान दिया है। इस तरह से कई क्षेत्रों अपने विशेष इतिहास, कुछ स्पेशल इतिहास के कारण विविध संपन्न हो जाते हैं, अलग अलग विविधता वाले हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उसमें से विविधता उत्पन्न होती है। किस प्रकार? देखिए, जैसे उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क होता है। क्यों? वहाँ न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों में और खान पान की आदतों में फर्क होता है, बल्कि जिस तरह के वे लोग वहाँ काम करते हैं वो भी क्या होंगे? अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शहर में लोग बिरले ही, बहुत कम लोग ही अपने सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भाग, लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता
कोई एरिया की जो विविधता जो है उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग। क्वेश्चन है कि एटलस में भारत का नक्शा देखिए, देख लिए, और उसमें ढूंढिए कि ये दोनों स्थान लद्दाख और केरल कहाँ पर है। देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ, वहाँ के भोजन, इन दो क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियाँ, वहाँ का भोजन, वहाँ कपड़े और वहाँ का व्यवसाय पेशा क्या, उसके बारे में बताना है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि लद्दाख कहाँ स्थित है। लद्दाख से कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के पूर्वी। चलिए इसका आंसर आपको लिख दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख का। लद्दाख कहाँ पर देख लीजिए आप लोग। तो लद्दाख का कहाँ भौगोलिक स्थिति है? जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के पूर्व हिस्सा में है, पार पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। क्या? लद्दाख। वहाँ का भोजन क्या, वो लोग क्या खाना खाते हैं? मक्खन। चीज क्या है? विशेष प्रकार का दूध से बना हुआ चीज है, छेना एवं मांस खाते हैं। कपड़े कैसे पहनते हैं वो लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं लद्दाख के लोग। वहाँ का व्यवसाय क्या है? ये लोग खास किस्म की भेड़ पालते हैं लद्दाख के लोग, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है, जिसे यह लोग इकट्ठा करके व्यापारियों को बेचते हैं और उसी से जो इनकम होता है उसी से अपना जीवन यापन ये लोग करते हैं। दूसरा बात करते हैं केरल। तो केरल के बारे में बात करते हैं। भौगोलिक स्थिति कहाँ पे देख लीजिए आप लोग। केरल जो है भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। एक केरल कहाँ पर है? साउथ वेस्ट में बसा एक छोटा सा राज्य है, कोने में बसा हुआ राज्य है। इसके एक तरफ समुद्र है तथा दूसरी तरफ पहाड़ी है। केरल के एक तरफ पानी भरा हुआ, दूसरी तरफ पहाड़ियाँ पर्वत है। ये लोग का भोजन क्या है? मछली है, सब्जी है और चावल खाते हैं। कपड़े कैसे पहनते हैं ये लोग? सूती कपड़े पहनते हैं लोग। केरल के लोग सूती कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य क्या होता है? यह मेरा अर्थ है, 20 सम काट दिए, इसी एरिया को बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है। सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के करीब है, इसलिए यहाँ गर्मी अधिक होती है। व्यवसाय क्या है? लोग खेती करता है तथा मछली पकड़ता है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए लद्दाख के बारे में पहले बात करते हैं। लद्दाख क्या है? लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं क्योंकि बारिश नहीं होता है, पानी के साधन नहीं है तो पेड़ उगेंगे नहीं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाले बर्फ पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड होते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग कि लद्दाख के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है और यह ऊन कीमती है, बहुत कॉस्टली होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। क्यों? क्योंकि लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारी को बेच दे। जो ऊन लोग इकट्ठा करते थे, भेड़ पालते हैं, जो ऊन इकट्ठा कर लिए वो लोग ऊन को कश्मीर के व्यापारी को बेचते थे। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना सालें बुनी जाती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बोलते हैं ना कश्मीर के साल, तो कश्मीर के साल कहाँ से आता है? लद्दाख से आता है। वहाँ वो लोग एक भेड़ पालता है, उसमें भेड़ से पश्मीना ऊन मिलता है और पश्मीना ऊन को कश्मीर के व्यापारी की लोग बेचते हैं। तो वहाँ फैक्ट्री कश्मीर में, वहाँ से साले बुन के पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वितरण होता है। यहाँ के लोग
लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज का है एक खास तरह का छेना होता है जो दूध से बने होते हैं। एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक क्या होते हैं? याक से हम लोग को ऊन प्राप्त होता है। रेगिस्तानी होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं होंगे। लद्दाख तो व्यापार के लिए ही एक अच्छा रास्ता माना है। क्यों? क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं। घाटियाँ क्या होता है सभी लोग जानते हैं। इस तरह पर्वत है, यहाँ ये पर्वत है, तो बीच रास्ता को बोलते हैं घाटी, बोलते हैं वैली, बोलते हैं गड्ढा को। क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। यहाँ बहुत सारे घाटियाँ हैं जिससे गुजरकर उसी रास्ते से मध्य एशिया के लोग आज तिब्बत पहुँचते हैं। ये काफिले अपने साथ क्या लाए? मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे, यहाँ से ले जाते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। लद्दाख में करीब आज से 400 वर्ष पहले लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और यहाँ आज अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत से समृद्ध मौखिक संग्रह है। लद्दाख में गानों और कविताओं सॉन्ग एंड पोएट का बहुत समृद्ध है। मौखिक माने मुंह से बोलना, ओरल है। तिब्बत का ग्रंथ क्या है? केसर सांगा, इसको याद कर लीजिएगा। तिब्बत का ग्रंथ क्या है? केसर सागा है, जो लद्दाख में काफी क्या प्रचलित है, फेमस है। केसर सांगा कहाँ से ग्रंथ है? तिब्बत का है, जो लद्दाख में काफी फेमस है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केरल का। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध अलग अलग प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना, क्योंकि यहाँ अलग बहुत प्रकार के मसाले आते थे, क्योंकि यह पहाड़ी इलाका था। सबसे पहले अरबी, इसको नोट डाउन करिए आप लोग। सबसे पहले केरल में सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। तो सबसे पहले केरल में अरबी और यहूदी व्यापारी आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे संत थॉमस, वो आज से लगभग 2000 साल पहले केरल आए थे और भारत उन्होंने ही ईसाई धर्म लाने का श्रेय जाता है। किनको? संत थॉमस को ही ईसाई धर्म भारत में लाने का श्रेय जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। अरब से बहुत सारे व्यापारी आके केरल में बस गए। इब्न बतूता जो एक इतिहासकार था ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत है। उन्होंने बताया कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बहुत बड़ी इज्जत है। नेक्स्ट देखिए, वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। जब वास्को डिगामा पानी के जहाज से भारत पहुंचे
तो पुर्तगाली ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता भी जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग बहुत अलग अलग प्रकार के धर्म को मानने वाले हो गए, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध। ये सभी धर्म आज केरल में प्रचलित हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनी वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है, समझ के चीनी आ रहा है, चीनी वाला, चीनी चट्टी सब कहाँ है, मतलब बताना चाह रहे कि सब कहाँ से आया है, चीन से आया है, कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी। केरल की उपजाऊ जमीन फर्टाइल लैंड और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। चावल की खेती के लिए उपजाऊ जमीन और वहाँ क्लाइमेट चावल खेती के लिए उपयुक्त है। और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। वहाँ के अधिकतर मछली खाते हैं, सब्जी और चावल खाते हैं। कहाँ के लोग? केरल के लोग। आगे बढ़ते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहाँ हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रवाह है। देखिए कि दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने इफेक्ट किया है, प्रभावित किया है। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थितियों ने मसालों की खेती संभव बनाई, वही लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित किया, अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। इस तरह हम लोग जानकारी प्राप्त है कि किसी भी एरिया के जो कल्चरल लाइफ है तो उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। आगे देखिए, विविध संस्कृति का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्रों का हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुंचते हैं या जहां हम रहते हैं। ठीक उसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है विविधता में एकता। इतना सारे विविधता होने के बाद भी किस प्रकार उसमें एकता है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। भारत की विविधता या अनेकता उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने जब अंग्रेजों का भारत पर राज था, जब लोग शासन कर रहा था तो बहुत सारे लोग, बहुत अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग, उसमें महिलाएं और कुछ पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। उन्होंने एक साथ मिल के आंदोलन किया, इकट्ठा जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनमें काफ़ी
विविधताएं हैं। लोगों को लगा कि यहाँ बहुत सारे विविधताएं हैं, अलग अलग धर्म माने लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग लोग कल्चर है, इससे लोग भटक जाएगा, बदल जाएंगे, दूसरे को मत नहीं कर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग एकजुट हुए और एक साथ अपने देश की लड़ाई लड़ी और उसमें जीता भी। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी अलग क्यों ना हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। आगे बढ़ते हैं। जो गीत आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग पीछे पेज में है। यह गीत अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग, अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। यह गीत अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने, जो ब्रिटिश जनरल तो था, उन शांति प्रिय, जहाँ पे शांति था, पूरा शांत पेश था, चुपचाप था सब लोग, निहत्थे, जिसके पास कोई हथियार नहीं था, निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा देते। कौन चलवाया था? ब्रिटिश जनरल। कहाँ चलवाया था? अमृतसर में। उसका नाम क्या रखा गया? जालियांवाला बाग। जो बाग में इकट्ठा होकर सभा कर रहे थे, महिला पुरुष, हिंदू मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पछतापूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। लोग जो पछतापूर्ण जो कर रहा था उसका विरोध करने के वो लोग जमा हुए थे। उनमें से बहुत से लोगों की जानें गई और उसमें से बहुत से लोग घायल भी हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था जो लोग उस दिन मारे गए थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं या जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई। जब स्वतंत्रता संग्राम, जब आज़ादी के लिए हम लोग सोच रहे थे, उसी समय ही भारत का झंडा कैसा होगा उसकी परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में, इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है। जो भारत के लोग एकता आया, कोई भारत के लोग सिखा के नहीं गया है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, बहुत ही डीप है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है, इमोशन है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहन किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। इसके जो प्रश्न अभ्यास है अगले क्लास में बता दिया जाएगा आप लोगों को। थैंक यू इतना देर जुड़ने के लिए।